सो है गाइस, आज की इस वीडियो से हम इंडियन एक्सप्रेस के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को देखेंगे। नाउ आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। ये जो एमसीक्यूज हैं, यूपीएससी, जेकेपीएससी, जेकेएसएसबी और भी जो बाकी हमारे एग्जाम्स हैं, उनके लिए ये एमसीक्यूज बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोलता है? विद रेफरेंस टू द इंडियाज एलएनजी इंपोर्ट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो इंडिया के एलएनजी इंपोर्ट को लेकर इन स्टेटमेंट्स को कंसिडर करना है। स्टेटमेंट 1 क्या बोलता है? क्या इंडिया डिपेंड करता है एलएनजी इंपोर्ट्स पे? ये सबको पता है। टू मीट अबाउट हाफ ऑफ इट इज नेचुरल गैस रिक्वायरमेंट्स पर डे। ठीक है। स्टेटमेंट 2 क्या बोलता है? इंडिया डिपेंड करता है स्ट्रेट ऑफ मलाक्का पे फॉर मोस्ट ऑफ इट इज एलएनजी इंपोर्ट्स। स्टेटमेंट 3, यूएई जो है ये लार्जेस्ट प्रोवाइडर है एलएनजी का टू इंडिया। क्या यूएई जो है ये लार्जेस्ट प्रोवाइडर है एलएनजी का इंडिया के लिए? तो कितने स्टेटमेंट्स करेक्ट हो सकते हैं? ओनली वन, ओनली टू, ऑल थ्री या फिर नन? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए है, यानी कि ओनली वन स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? अगर हम बात करें, इंडिया जो है ये इंपोर्ट्स पे डिपेंड है। 60% इम्पोर्ट करता है एलपीजी का, एंड 80% जो है वो स्ट्रेट ऑफ हार्मूज के थ्रू आता है। तो हम स्ट्रेट ऑफ हार्मूज पे डिपेंड है, ना कि स्ट्रेट ऑफ मलाका। स्ट्रेट ऑफ मलाका पे हम डिपेंड नहीं है। इस वजह से स्टेटमेंट 2 जो है वो इनकरेक्ट है, स्टेटमेंट 1 जो है वो करेक्ट है। वहीं अगर हम बात करें तो लार्जेस्ट एलएनजी सप्लायर जो है वो कतर है, ना कि यूएई। इस वजह से स्टेटमेंट थर्ड भी इनकरेक्ट है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विद रेफरेंस टू द वुमन बारोवर्स इन लास्ट 5 years। तो वुमन बारोवर्स के रिगार्डिंग हमें इन स्टेटमेंट्स को कंसिडर करना है। स्टेटमेंट 1 क्या बोलता है? वुमन होल्ड करती है हाईएस्ट शेयर इन गोल्ड लोन्स फॉलोड बाय एजुकेशन लोन। सेकंड, वुमन अकाउंट्स फॉर मोर देन हाफ ऑफ बिजनेस लोन वॉल्यूम्स। तो कौन कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? वन ओनली, टू ओनली, बोथ वन एंड टू, नियदर वन नॉर टू। इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन सी है, यानी कि बोथ वन एंड टू इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? ब्रांस विली रेफनरी, ये रिसेंटली न्यूज़ में है, तो ये कहाँ पे लोकेटेड है? कतर, यूनाइटेड स्टेट्स, यूएई एंड ईरान। तो इसका सही आंसर क्या हो सकता है? चलो बताओ कमेंट सेक्शन में। इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन बी है, यानी कि यूएस। आई बात समझ में? ऑप्शन बी इज दी करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। कॉइन्स शैल बी लीगल टेंडर इन पेमेंट व्हेन। कॉइन्स कब लीगल टेंडर होती हैं? ये कॉइन्स के रिगार्डिंग है। ठीक है। अ कॉइन ऑफ एनी डिनोमिनेशन नॉट lower than 1 rupees for any sum not exceeding 10,000 rupees। ठीक है। डिनोमिनेशन 1 रुपये से कम नहीं होना चाहिए और सम जो है वो 10,000 से एक्सीड नहीं करना चाहिए। स्टेटमेंट 2 क्या बोलता है? अ हाफ रुपी कॉइन फॉर एनी सम नॉट एक्सीडिंग 10 रुपी। ठीक है। हाफ कॉइन रुपी, हाफ रुपी कॉइन फॉर एनी सम नॉट एक्सीडिंग 10 रुपीज। एनी अदर कॉइन फॉर एनी सम नॉट एक्सीडिंग 1 रुपी। तो कौन कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? वन ओनली, वन एंड थ्री ओनली, टू एंड थ्री ओनली, वन, टू एंड थ्री। तो इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन सी है, यानी कि अगर हम बात करें 2 एंड 3 जो है ये करेक्ट है, लेकिन 1 वाला रॉन्ग है। कॉइन ऑफ एनी डिनोमिनेशन नॉट एक्सीडिंग 1,000, यहाँ पे लिखा है 10,000, 10,000 नहीं 1,000। एंड ये तो ठीक है, कोई भी कॉइन ऑफ एनी डिनोमिनेशन नॉट लोअर देन 1 रुपी। ठीक है। फॉर एनी सम नॉट एक्सीडिंग 10,000 रुपीज़, 10 नहीं यहाँ पे 1,000 है। ठीक है। कॉइन्स एक्ट जो है वो ये बताता है कॉइन शैल बी ए लीगल टेंडर इन पेमेंट और ऑन अकाउंट इन केस ऑफ। ठीक है।
अ कॉइन ऑफ एनी डिनोमिनेशन नॉट लोअर देन 1 रुपी, ठीक है, 1 रुपये से कम नहीं होना चाहिए, फॉर एनी सम नॉट एक्सीडिंग 1000, ठीक है, यहाँ पे 1000 की बात है, तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है 10,000, ठीक है, इस वजह से स्टेटमेंट 1 जो है वो इनकरेक्ट है। नाउ नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। विद रेफरेंस टू द नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर सर्टिफिकेशन बॉडीज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट 1 क्या बोलता है, देयर आर नो नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर सर्टिफिकेशन बॉडीज accredited Indian agencies recognized under EU regulations, ठीक है। स्टेटमेंट सेकंड, इट डज नॉट रेगुलेट वैलिडेशन एंड सर्टिफिकेशन बॉडीज ऑन असेसमेंट इन लाइन विद इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स एंड गाइडलाइंस। कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं? 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ 1 and 2, नियदर 1 नॉर 2। तो इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन ए है, यानी कि 1 ओनली, ठीक है, आई बात समझ में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विद रेफरेंस टू द रेजोल्यूशन टू इम्पीच द स्पीकर ऑफ लोकसभा कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो लोकसभा के स्पीकर को इम्पीच करने के लिए ये स्टेटमेंट्स हैं, इनको यहाँ पे हमें कंसिडर करना है। जो प्रोसीजर है वो हमारे आर्टिकल 94 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में है। स्पीकर को इम्पीच करने का जो प्रोसीजर है, क्या वो हमारे आर्टिकल 94 में है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 94 में, ठीक है। स्पीकर जो लोकसभा का है, जब इसको हम रिमूव करेंगे इसके ऑफिस से, इसको एटलीस्ट 40 डेज़ की प्रायर नोटिस देनी है फॉर द इंटेंशन टू मूव द रेजोल्यूशन। तो पहले क्या करना है, 14 डेज़ की यहाँ पे एक प्रायर नोटिस देनी है, ठीक है। स्टेटमेंट थर्ड क्या बोलता है, स्पीकर प्रिसाइड्स आवर प्रोसीडिंग्स व्हाइल इट इज़ अंडर कंसिडरेशन। जब रेजोल्यूशन यहाँ पे कंसिडरेशन प्रोसीजर जो है वो कंसिडरेशन में होगा, क्या उस समय स्पीकर प्रिसाइड करेगा या नहीं? स्पीकर क्या लोकसभा में जब इसका इम्पीचमेंट मोशन यहाँ पे वोटिंग में होगा, क्या स्पीकर वोट कर सकता है? कैन वोट इन लोकसभा व्हेन द इम्पीचमेंट मोशन इज अंडर कंसिडरेशन। तो इसका सही आंसर क्या हो सकता है? ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3 या फिर ऑल 4। इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन सी है, यानी कि ओनली 3। स्पीकर जो है ये प्रिसाइड नहीं कर सकता जब प्रोविजन अंडर कंसिडरेशन होगा, ठीक है। जब प्रोसीडिंग्स कंसिडरेशन में होंगी तब स्पीकर प्रिसाइड नहीं कर सकता, किसको? लोकसभा को, ठीक है। तो ये जो प्रोसीजर है ये हमारे आर्टिकल 94 में है, आई बात समझ में। 14 दिन की एडवांस नोट्स देनी है एंड स्पीकर जो है वो वोट कर सकता है, ठीक है, आई बात समझ में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विद रेफरेंस टू द राइट टू बी फॉरगेटन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो राइट टू फॉरगेटन के रिगार्डिंग हमें इन स्टेटमेंट्स को कंसिडर करना है। ये अलाउ करता है इंडिविजुअल्स को, वो रिक्वेस्ट कर सकते हैं इररिलेवेंट, आउटडेटेड, फॉल्स पर्सनल इंफॉर्मेशन को रिमूव करने के लिए फ्रॉम सर्च इंजन्स एंड पब्लिक डोमेन्स। ये लीगल कंसेप्ट है, इसका ओरिजिनेशन जो है क्या वो यूएस डाटा प्रोटेक्शन लॉ से हुआ है। तो कौन कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हो सकते हैं? 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ 1 and 2, नियदर 1 नॉर 2। इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन ए है, यानी कि ओनली 1। कौन सा वाला? पहला वाला सही आंसर है, ठीक है। राइट टू फॉरगेटन ये इंडिविजुअल को अलाउ करता है कि वो रिक्वेस्ट करे इररिलेवेंट, आउटडेटेड, फॉल्स पर्सनल इंफॉर्मेशन को हटाने के लिए फ्रॉम सर्च इंजन एंड पब्लिक डोमेन। लेकिन ये जो कंसेप्ट है ये कहाँ से ऑरिजिन हुआ है? इसका ऑरिजिन जो है वो यूरोपियन डाटा प्रोटेक्शन लॉ से हुआ है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन,
इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैव पास्ड लॉज रेगुलेटिंग रिलीजियस कन्वर्जन। ठीक है, तो किस किस स्टेट ने रिलीजियस कन्वर्जन को रेगुलेट करने के लिए लॉ पास किया है? ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, पंजाब, केरला। तो कौन कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट हो सकता है? 1 and 2 ओनली, 1 2 3, 2 3 5, 3 4 5। तो इसका सही आंसर क्या हो सकता है, ज़रा मुझे कमेंट सेक्शन में आप बताना। ये मैंने कमेंट्स के लिए रिजर्व रखा है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट मे बी बाय लॉ impose on goods imported from other state, impose reasonable restriction on the freedom of trade। तो कौन कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट हो सकता है? 1 only, 2 only, both 1 and 2, neither 1 nor 2। तो इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन सी है, यानी कि बोथ 1 and 2 इज करेक्ट। ठीक है, तो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लग सकती हैं फ्रॉम टू दी फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स with or within the state as may be required in public interest। ठीक है, आई बात समझ में? ना तो इम्पोर्टेड गुड्स पे टैक्स तो इम्पोज हो ही सकती है, इस वजह से स्टेटमेंट 1 भी करेक्ट है, 2 भी करेक्ट है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, नॉट करेक्ट? All the ministers shall hold office during the pleasure of the president। ठीक है, सारे मिनिस्टर्स ऑफिस को होल्ड करेंगे ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट चाहे तो इनको हटा भी सकता है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स शैल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। क्या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल हैं टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? ठीक है, टोटल नंबर जो मिनिस्टर्स का है इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, इन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ये एक्सीड नहीं होना चाहिए 14%। टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द हाउस ऑफ पीपल, यानी कि टोटल नंबर का 14% जो है वो उससे ज़्यादा एक्सीड नहीं होना चाहिए, किसमें? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में। ठीक है, आई बात समझ में? बिफोर अ मिनिस्टर इंटर अपॉन हिज ऑफिस द प्रेसिडेंट एडमिनिस्टर टू हिम द ओथ ऑफ ऑफिस। तो क्या जो ओथ होता है किसका? मिनिस्टर का। ऑफिस से पहले क्या प्रेसिडेंट एडमिनिस्टर करता है इसके ओथ को? ठीक है, तो कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, नॉट करेक्ट? यहाँ पे इसका जो आंसर है वो ऑप्शन बी है। ठीक है, ऑप्शन बी क्या बोलता है यहाँ पे? अगर हम बात करें तो बिफोर द मिनिस्टर इंटर्स अपॉन हिज हाउस the president shall administer to him the oath of office and secrecy according to the form set out the purpose in the third schedule। ठीक है, ये वाला करेक्ट है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स शैल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द हाउस ऑफ पीपल। ठीक है, टू द हाउस ऑफ पीपल, किसकी ओर? हाउस ऑफ पीपल की ओर कलेक्टिवली ये रिस्पॉन्सिबल हैं। आई बात समझ में? एंड बी की हम बात करें तो यहाँ पे ये बता रहा है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर शैल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द प्रेसिडेंट। ये प्रेसिडेंट की ओर रिस्पॉन्सिबल नहीं है, ये हाउस की ओर रिस्पॉन्सिबल है। कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द हाउस ऑफ पीपल। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर शैल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द हाउस ऑफ पीपल। आई बात समझ में? ओके, नाउ मिनिस्टर शैल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के प्लेजर में ये ऑफिस को होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ही प्राइम मिनिस्टर बोलेगा प्रेसिडेंट को भाई इसको हटा दो, तो प्रेसिडेंट हटाएगा, तब तक प्रेसिडेंट किसी को भी नहीं हटाएगा। या फिर मेजॉरिटी ख़त्म हो जाएगी तो फिर ये हट जाएंगे खुद ब खुद ही। आई बात समझ में? एंड या फिर अगर नॉन कॉन्फिडेंस मोशन पास होगा तो फिर ये ख़त्म हो जाएंगे। आई बात समझ में? टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ये एक्सीड नहीं होना चाहिए 14% का। ठीक है, 14% से ज़्यादा ये एक्सीड नहीं करना चाहिए।
ठीक है, आई बात समझ में? ओके, नाउ नेक्स्ट